नमस्कार। कार्यक्रम अभ्यास के साथ आज फिर हाजिर हूं मैं विनीता। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अगर आपकी लगन है पक्की तो फिर सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। आकाशवाणी की ये छोटी सी पहल जिसमें हम आपके सवाल व्हाट्सएप के जरिए 9289094044 पर और फिर abhyas.ainews@gmail.com पर प्राप्त करते हैं, जिसके जवाब आपको मिलते हैं शनिवार रात 9:30 बजे। और आज का विषय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी मेहमान हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फैकल्टी डॉक्टर ममता पठानिया, जो आपके साथ रहेंगी इस कार्यक्रम के दौरान और आपके सवालों का जवाब देंगी। इन्होंने 14 किताबें ने 14 बुक्स लिखे हैं। मैम, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू टू दिस शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और मुझे मौका दिया कि मैं लोगों के साथ जुड़ सकूं इस कार्यक्रम के माध्यम से। क्या बात है मैम, आप जितनी उत्साहित हैं हमारे लिसनर्स भी उतने ही उत्साहित हैं आपको सुनने के लिए, आपकी बातों को जानने के लिए। लेकिन हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे क्योंकि हमारा जो पहला सेगमेंट है एक्सप्लेनर सेगमेंट, उसको सुनते हैं फिर अपने दोस्तों से मुखातिब हों। भारत के राष्ट्रपति के पास भारत में सर्वोच्च निर्वाचित पद होता है और वह 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। चुनाव प्रक्रिया संविधान और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के प्रावधानों द्वारा शासित है। यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के प्रावधानों द्वारा पूरक है। एक आवेदक द्वारा चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक योग्यताएं: व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। उम्मीदवार को भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। प्रतियोगी के नामांकन को प्रस्तावक के रूप में कम से कम 5 निर्वाचकों और अनुमोदक के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा समर्थित होना चाहिए। नामांकन पत्र के साथ रिटर्निंग ऑफिसर या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 15,000 रुपए की जमानत राशि की रसीद प्रस्तुत की जानी चाहिए। नामांकन दाखिल करते समय आवेदक प्रत्येक उम्मीदवार का एक प्रस्तावक या एक समर्थक उपस्थित होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति के कार्यालय में चुनाव कराने और नियुक्तियां करने का अधिकार भारत के चुनाव आयोग के पास निहित है। महासचिव लोकसभा या महासचिव राज्यसभा को रोटेशन द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है और मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। एक सांसद द्वारा प्रत्येक वोट का निश्चित मूल्य 708 है। प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य राज्य की जनसंख्या को उसकी विधानसभा में विधायकों की संख्या से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है और प्राप्त भागफल को 1000 से विभाजित किया जाता है। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोविड पॉजिटिव मतदाताओं को भी वोट देने की सुविधा दी गई। मतदान के अंतिम घंटे में या सभी गैर कोविड मतदाताओं द्वारा अपना वोट डालने के बाद उन्हें मतदान करने की अनुमति दी गई। थैंक यू राकेश। एक्सप्लेनर सेगमेंट के बाद हम फिर हाजिर हैं। बातें चल रही हैं कार्यक्रम अभ्यास में और अब हमारे सवालों का सिलसिला स्टार्ट होगा। पहला सवाल है गुंजन प्रिया का, जो बेगूसराय बिहार से हैं, और उनका सवाल है लोक प्रशासन का सार क्या है? देखिए, लोक प्रशासन के सार को जानने से पहले लोक प्रशासन का मतलब हम समझें। बहुत ही सरल शब्दों में लोक प्रशासन, जिसको हम अंग्रेजी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, 2 शब्दों एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम एक बार ले लें, एडमिनिस्ट्रेशन 2 शब्दों से जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, एड प्लस मिनिस्टर। एड प्लस मिनिस्टर का मतलब है टू टेक केयर, और जब हम शब्द लोक या पब्लिक उसमें लगा देते हैं तो उसका मतलब है टू टेक केयर ऑफ पीपल। इसका बेसिक उद्देश्य या बेसिक मतलब ही लोगों का ध्यान रखना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में बहुत महत्व रखता है। इसका सार समझें तो सबसे पहले हम लें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन की जर्नी कैसे शुरू हुई, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लेके आज जिसको हम सुशासन बोलते हैं या गुड गवर्नेंस बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो उसमें ज़्यादा फोकस जो रहता
रहता था वो रहता था आपका जहाँ पे गवर्नमेंट एक सोल प्रोवाइडर है सर्विसेज का, आपका हायरार्किकल मॉडल्स रहते थे जहाँ पे लेयर्स हैं काम करने के, रूल्स रेगुलेशंस के साथ काम होता है, और स्पेसिफिकली पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन में एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन है और डाइकोटमी उसकी चलती है, जहाँ पे बात की जाती है कि अगर कुछ करना है तो वो एक निहित ढांचे में रहकर ही करना होगा। जब इसकी मूवमेंट हुई न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे, जिसमें मैनेजमेंट टेक्निक्स पे ज़्यादा फोकस हुआ और ये बात हुई कि आपके एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर से निकल के, रूल बाउंड स्ट्रक्चर से निकल के आप फ्लेक्सिबल मॉडल्स में आएंगे जहाँ पे लोगों के हित के बारे में सोचा जाएगा, तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बेसिकली बात करता है उस उद्देश्य से जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन मोर सिटीजन सेंट्रिक होगा, सिटीजन फ्रेंडली होगा। और इसके आगे जब हम धीरे धीरे टर्मिनोलॉजी से मूव करते हैं, चाहे वो पब्लिक सर्विस हो या गुड गवर्नेंस हो या गवर्नेंस हो, जिसको हम डिफरेंट नामों से बेसिकली बोलते हैं, तो गुड गवर्नेंस या सुशासन का बेसिक उद्देश्य यही है कि लोगों का बेसिकली सेवा। और अगर हम वापस आते हैं प्रश्न के तरफ, जिसका मतलब है सार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसका बेसिक सार यही है जनहित। जनहित सर्वोपरि, जन सहभागिता, जिसको हम पीपल्स पार्टिसिपेशन कहते हैं, बिकॉज पीपल्स पार्टिसिपेशन के बिना कोई भी कार्य नीति बेसिकली सक्सेसफुल नहीं है। अगला सवाल है जयपुर से और ये इल्मा पूछ रही हैं कि मेरा नाम इल्मा काज़मी है और मैं जयपुर से हूँ। मेरा सवाल ये है, हम सुशासन को न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के वर्तमान सिद्धांत के साथ कैसे जोड़ते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है, और अगर हम इसको परिभाषित करें तो सबसे पहले हमें समझना होगा गवर्नमेंट और गवर्नेंस में अंतर। मीन सरकार और कैसे वो सरकार चलती है, गवर्नेंस जिसको अगर हम बोलें, अगर हम सरकार की बात करें तो वो बेसिकली फोकस करता है आपके ढांचे की तरफ कि क्या स्ट्रक्चर्स हैं एक पर्टिकुलर सेटअप में जो काम करेंगे, कार्य करेंगे। अब जब हम ढांचों की बात करें या सिस्टम्स की बात करें तो सिस्टम्स बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के कोई फायदा नहीं रखता, पॉसिबल नहीं है। कि उस ढांचे को चलाने के लिए हमें पर्टिकुलर वर्कफोर्स चाहिए जो उसको अच्छे से चला सके। तो गवर्नेंस का बेसिक उद्देश्य यही है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, इसको कितने अच्छे से आप कार्य में ला सकते हैं और बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज लोगों को दे सकते हैं। ये तो बात हुई दोनों के डिफरेंस की। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक डिक्टम की तरफ आए, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, तो ये डिक्टम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार इस चर्चा में रहता है कि कैसे हम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करेंगे। तो इसमें स्पेसिफिक जो एरियाज हैं जो फोकस के हैं वो ये है कि शासन में बेसिकली कितनी क्षमता है डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की, और इस क्षमता के साथ साथ कितनी प्रभावशीलता है इन चीज़ों को कार्य में लाने के लिए। लेकिन इन दोनों के बीच में एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको बोलते हैं जवाबदेही। अब जवाबदेही एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली एक सिस्टम का, जिसको कहते हैं सॉफ्टवेयर है। अगर हम इसको कंप्यूटरी भाषा में बात करें तो जो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है, ये बेसिकली है एक सिस्टम का हार्डवेयर, और जो क्षमता है या जवाबदेही है वो है उसका सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर में खराबी आती है तो आई थिंक सिस्टम्स चलेंगे नहीं। तो इसलिए जब हम मिनिमम गवर्नमेंट की बात करते हैं या मैक्सिमम गवर्नेंस को उसके साथ जोड़ते हैं या गुड गवर्नेंस को उसके साथ जोड़ते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि सिस्टम्स कितने रिस्पॉन्सिव हैं लोगों की ज़रूरतों की तरफ, और इसके लिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें नहीं है। तो चलिए इल्मा को तो उनका जवाब मिल गया, लेकिन अगला सवाल है बहुत दूर से, यानी तमिलनाडु से। कानन पूछते हैं, I am Kannan from Tamil Nadu. What is the nature of the scope and administrative reforms of India? जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बुनियादी आवश्यकताएं, वो क्या हैं? प्रशासनिक प्रणालियाँ या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स की अगर हम बात करें, कोई भी सिस्टम साइलो में या एक ढांचे में या खेमे में काम नहीं कर सकता। प्रशासनिक प्रणालियाँ अगर एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस के साथ काम करें तो उनको बहुत सारी मूलभूत चीज़ें पहले ध्यान में रखनी पड़ेंगी और लागू करनी पड़ेंगी। आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी हर एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट को देखें तो वो साइलोज़ में काम करता है। लेकिन अगर प्रशासनिक प्रणालियों की इफेक्टिवनेस की बात करें और उनको अच्छे से सुचारू रूप से चलाना है, तो पीपल्स पार्टिसिपेशन, जिसको हम कहते हैं जन सहभागिता, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जन सहभागिता के साथ साथ ये सिस्टम्स बहुत ही सहज और सरल होने चाहिए जो कि लोगों को समझ में आए। सहजता और सरलता के साथ साथ नागरिक केंद्रित शासन
बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि इन प्रणालियों के लिए ज़रूरी है। शिकायत निवारण तंत्र आपके कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें प्लस बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पहले भी बात किया कि रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सेवा भाव से परिपूर्ण, ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं चीज़ों को अच्छे से चलाने के लिए। सबसे सर्वोपरि या सबसे ऊपर एक चीज़ आती है ओनरशिप, जिसको हम बोलते हैं स्वामित्व। जब तक प्रशासनिक प्रणालियों में जो लोग कार्य कर रहे हैं, जिस भी ढांचे में काम कर रहे हैं, वो उसको ओन नहीं करते, स्वामित्व उनमें नहीं आता। तो ओनरशिप यहाँ पे ये नहीं है कि हम किसी वस्तु को ओन कर रहे हैं, हम सिस्टम्स को ओन कर रहे हैं। जब ओनरशिप आएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिवनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जी। अगला सवाल है राजस्थान से और ये है मिस्टर SK व्यास। ये पूछते हैं, मेरा सवाल यह है कि हम भारतीय शासन विजन 2047 को कैसे देखते हैं। गवर्नेंस विजन या भारतीय शासन विजन जो कि अभी मूलभूत उसमें देखा जाए तो सभी मिनिस्ट्रीज़ को और डिपार्टमेंट्स को अलग अलग सेक्टोरल ग्रुप्स में बांटा गया है और 2047 में हमारा भारत कैसा होगा और या भारत के लिए क्या चीज़ें हैं जिनके लिए हमें एक्चुअली सोचना पड़ेगा, सब जो ढांचे हैं उनको सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल में भारत की एकमात्र उद्देश्य से विजन को आगे अग्रसर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि साधनों व सेवाओं में परिपूर्णता बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और इस चीज़ के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो घर घर पहुंचना चाहिए। और घर घर पहुंचना मतलब अगर हम ग्रास रूट्स की बात करें, हर एक जन तक वो चीज़ पहुंचे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो सेवाएं हैं वो बहुत ही सरल हों और सरल तरीके से दी जाएं। लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हमने पहुंचाना है तो उसके लिए पारदर्शिता व जवाबदेही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो मैंने पहले भी बात किया, साइलोज को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, टीम वर्क में काम करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर हम इसमें बात करें तो एक बात आई कि 2047 में आज के संदर्भ में हम बात करते हैं कि आप लोगों के लिए कैसा एक सिस्टम लाएंगे या सोचेंगे जहाँ पे सब चीज़ अच्छे से सुचारू रूप से चले। लेकिन 2047 तक अगर आप देखें तो मशीनीकरण ही इतना हो गया होगा कि मशीन एज अ को वर्कर को आप सामने लाते हैं और उसके बारे में आप सोचते हैं कि मशीन एज अ को वर्कर आप कैसे सेटअप्स को सुचारू रूप से चलाएंगे कि मशीन को भी एक एम्प्लॉई समझकर आप उसके बारे में सोचें। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट है, सेवा भाव है, फिट फॉर फ्यूचर सिविल सर्विस जो कि इनके सब कामों को देखे। ये सारी कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं जो विजन 2047 के अंतर्गत हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई कि हम फोर्सी कर सकते हैं 2047 में क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी और कितना बदलाव आ सकता है। अगला सवाल है बिहार जहानाबाद से और ये है हेमंत कुमार। मेरा सवाल ये है कि भारत में प्रशासनिक सुधारों की प्रकृति और कार्य क्षेत्र क्या है। प्रशासनिक सुधारों की अगर हम बात करें तो आई थिंक कौटिल्य के टाइम से अगर हम बात करें तो एक तरह का 7 ऑर्गन्स का कंसेप्ट था जिसको हम बोलते हैं सप्त अंग। तो सप्त अंग को अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो ये 7 अंग हैं। सबसे पहले स्वामी मीन्स जो रूल कर रहा है। नंबर 2 अमात्य, जो एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज है जो उस टाइम पे यूज़ की जाती थी। अमात्य जो कि मतलब है मिनिस्टर। जनपद मीन्स टेरिटरी, दुर्ग मीन्स फोर्टिफाइड कैपिटल, कोशा मीन्स ट्रेजरी जैसे वर्ड से ही पता चलता है, दंड मीन्स आर्मी और मित्र मीन्स अलाय और फ्रेंड। तो ये जो 7 अंग हैं यही आज के स्वरूप में भी चीज़ें वही हैं, चैलेंजेस वही हैं, कुछ और जुड़े हैं चैलेंजेस। लेकिन जब हम रिफॉर्म्स की या सुधारों की, प्रशासनिक सुधारों की बात करते हैं तो प्रभावशील संचालन के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या प्रशासनिक सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब इतने इंपॉर्टेंट हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रशासनिक सुधार हैं क्या। प्रशासनिक सुधार कोई अलग से जादू नहीं है जो आएगा और सब चीज़ सही कर देगा। ये एक जानना ज़रूरी है कि एक डायनेमिक प्रोसेस है और कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। लेकिन तय ये करना ज़रूरी है कि जब हम सुधारों की बात करते हैं तो सुधार कब लाने हैं और कितनी हद तक लाने हैं वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए ये सुनिश्चित करना कि प्रशासन सुदृढ़ हो, प्रभावशाली हो, जवाबदेही हो, पारदर्शी हो और नागरिक केंद्रित सुधार बेसिकली लाए जाएं। तो इन सब को सुनिश्चित करने के लिए सेवाओं में एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस प्रदान करने के लिए और एक ऐसा प्रशासन लाने के लिए जो कि भ्रष्टाचार मुक्त हो। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ज़रूरत है जब भी हम सुधारों की बात करें कि वो किस तरह से लाए जाएं। तो वो लाने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम इनोवेशन करते हैं, नवाचार लाते हैं, तो नवाचार किस हद तक होना चाहिए। क्या हम सिर्फ नवाचार बोलने के लहजे से ला रहे हैं या ये भी सोच रहे हैं कि प्रोसेसेस में भी कुछ चेंज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम प्रशासनिक सुधारों की बात करते हैं।
और अगला सवाल लेने से पहले हम अपने श्रोताओं को ये बता दें कि इस कार्यक्रम को उन्होंने वैसे तो बहुत भरपूर प्यार दिया है, लेकिन कार्यक्रम में आपसे जो उम्मीद है वो है कि आप हमें बताएं कि इस कार्यक्रम में आप क्या तब्दीली चाहते हैं, क्या बदलाव हो जो आपके लिए ज़्यादा कारगर हो और प्रतियोगिता की तैयारी को ज़्यादा एक्टिवेट करे। तो ये तो हम चाहते हैं कि आप हमें व्हाट्सएप करें और ईमेल करें। और अब हमारा ये जो अगला सवाल है हम ले लेते हैं। ये सवाल है शांतनु का, विकास प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है और विकास प्रशासन के 2 महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं? देखिए, विकास प्रशासन की बात करें तो जैसे शब्द खुद से बताता है विकास प्लस प्रशासन, तो एक ऐसा प्रशासन जो कि विकास की तरफ अग्रसर हो। लेकिन ये कंसेप्ट आया कैसे? तो अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी उनके आगे बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे भुखमरी थी, गरीबी थी, अनभिज्ञता थी, इग्नोरेंस थी, बहुत सारे। तो इन सारी चीज़ों से जूझने के लिए एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी जो उनको इन चीज़ों से बाहर लाए। सो बेसिकली डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉइन हुआ, या एक प्रशासन जो कि उन चीज़ों को दूर करे और एक अच्छे देश का निर्माण करे। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन सिनेरियो में अगर हम बात करें तो इंडियन सिनेरियो में एक इंडियन सिविल सर्वेंट हैं जो 1955 में उन्होंने इस शब्द को एक्चुअली यूज़ किया अपने आर्टिकल में। उनका नाम है श्री यूएल गोस्वामी जी, जिन्होंने इसको सबसे पहले यूज़ किया। लेकिन अब आ जाते हैं कि बेसिकली डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो डेवलपिंग या उन कंट्रीज़ के बारे में सोचे, उन कंट्रीज़ के सुधार के बारे में सोचे जो बेसिकली इन चीज़ों से जूझ रही हैं। और इसी के चलते एक ग्रुप जिसका नाम है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, CAG ग्रुप, जिसके चेयरमैन फ्रेड रिग्स थे। सो 1960 से लेकर 1970 तक वो उसका पार्ट रहे। एंड उनका कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा है, जिसमें उन्होंने कंपैरिजन किया कि इन कंट्रीज़ का क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है और क्या चीज़ें हैं जो इन कंट्रीज़ में लाई जाएं जिससे सुधार हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू अगर इसमें हम बात करें कि इनकी 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, हम सबको जानना ज़रूरी है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जब एज अ होल हम देखते हैं तो सबसे पहला पहलू उसके लिए हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा पहलू है बेसिकली जो बात करता है कि आपका जो प्रशासन है उसको हम एडमिनिस्ट्रेट कैसे करेंगे, डेवलपमेंट को एडमिनिस्ट्रेट कैसे करेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बात करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना, उनके उसमें सुधार लाना, स्किल्स को इम्प्रूव करना और बहुत सारे नए टेक्निक से लाके उनको बेटर करना। लेकिन जब हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं तो उसका मतलब है जितने भी डेवलपमेंट या सुधार के कार्य चल रहे हैं उनको टाइम टाइम पे एडमिनिस्टर करते रहना, मैनेज करते रहना, मैनेजमेंट ऑफ दोज पर्टिकुलर थिंग्स। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की आवश्यकता हो रही है और हमारे लिसनर्स भी इस ब्रेक का बहुत इंतज़ार करते हैं। ये गाने हमारे गेस्ट की पसंद के होते हैं, तो आप अपनी पसंद का गाना हमें बताएं। मोह मोह के धागे, बहुत ही प्यारा सा गाना मोनाली ठाकुर की आवाज़ में, और ये नेशनल अवार्ड विनिंग सॉन्ग
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं और हमारे साथ हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फैकल्टी डॉक्टर प्रोफेसर ममता पठानिया। और अब इस कार्यक्रम का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय पर जो हमने ये कार्यक्रम किया है उसमें जो आखिरी सवाल है वो है, हम समाजों के विश्लेषण में FW रिंग्स मॉडल के सैद्धांतिक ढांचे की व्याख्या कैसे करते हैं? देखिए, FW रिग्स मॉडल जो कि बेसिकली FW रिग्स एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एमेरिटस पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई USA से, और इनका जो योगदान है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिग्जियन मॉडल्स इन्होंने बहुत तरह के मॉडल्स दिए, जिसमें से फ्यूज्ड प्रिस्मैटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल एक है, और प्लस बहुत सारी डिफरेंट अप्रोचेस दी जिसके माध्यम से स्पेसिफिकली आप संरचनाओं को, सिस्टम्स को, ढांचों को समझ सकते हैं। सबसे पहला इन्होंने अप्रोच दिया इकोलॉजिकल अप्रोच, जो कि बात करता है कि अगर शासन प्रशासन के सुचारू रूप से चलने की अगर हम बात करें तो कोई भी सिस्टम, कोई भी सेटअप बिना एनवायरनमेंट के स्पेसिफिसिटी के बिना नहीं हो सकता। तो जब एक ढांचा काम कर रहा है तो एनवायरनमेंट उसको अफेक्ट करेगा, और वाइसा वर्सा जो ढांचा है, वो जो सिस्टम है, वो एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करेगा। सिमिलरली सेकंड इन्होंने बात किया स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, जिसमें फंक्शंस का महत्व इन्होंने समझाया कि क्या स्पेसिफिकली चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। एक स्ट्रक्चर है, अगर एक ढांचा है तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जो स्पेसिफिकली काम करते हैं। सिमिलरली आइडियल मॉडल्स इन्होंने दिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मॉडल इन्होंने दिया फ्यूज प्रिस्मैटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल। इसके माध्यम से इन्होंने डिफरेंट सोसाइटीज़ या डिफरेंट नेशंस को अलग अलग ढांचों में बताया, जिसमें फ्यूज्ड इन्होंने बताया एक ऐसी सोसाइटी या ऐसे नेशंस जहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर सारा काम करता है। सेकंड उन्होंने स्पेसिफिकली बात की प्रिस्मैटिक मॉडल की, प्रिस्मैटिक सोसाइटीज़ की, जहाँ पे डिफ्रैक्टेड और फ्यूज्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। और डिफ्रैक्टेड मॉडल बेसिकली इनका, या डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज़ वो सोसाइटीज़ जो कि बहुत डेवलप्ड हैं, जिनके पास स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो काम करेंगे। इन तीनों का माध्यम लेते हुए इन्होंने एक प्रिज्म का एक एग्जाम्पल लिया, जिसमें इन्होंने बताया कि जैसे प्रिज्म में अगर हम लाइट छोड़ते हैं तो शुरुआत में जहाँ से रे की उत्पत्ति होती है उसको हम फ्यूज्ड सोसाइटीज़ बोलते हैं, जहाँ पे एक ही ढांचा सारे कार्य कर रहा है। तो ज़्यादा हायरार्किकल मॉडल्स हैं, अथॉरिटेटिव हैं, पुराने सिस्टम्स हैं, ट्रेडिशनल वेज ऑफ डूइंग सेटअप्स हैं। जब हम वो रे आपकी प्रिज्म के अंदर जाती है तो उसको हम बोलते हैं प्रिस्मैटिक सोसाइटीज़, जहाँ पे डिफ्रैक्टेड, जो कि छट चुकी है रे, जब बाहर जाएगी तो जब बटेगी उसको हम डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज़ बोलते हैं। डिफ्रैक्टेड मीन्स डेवलप्ड सोसाइटीज़। तो प्रिस्मैटिक सोसाइटीज़ वो वाली सोसाइटीज़ हैं जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन्हीं तीनों के माध्यम से उन्होंने सोसाइटीज़ को बताया और कंपैरिजन किया कि कैसे सोसाइटीज़ एक स्तर से दूसरे स्तर पे और दूसरे स्तर से तीसरे स्तर पे जाती हैं, और किन स्तरों का क्या क्या चीजें ध्यान में रख। चलिए, बहुत सारी जानकारियां उनको मिल गई, लेकिन हमारा एक और भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है फैक्ट फाइल। हमारे जलवायु की स्थिति पर IPCC की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में पिछले 1,25,000 वर्षों में सबसे गर्म अवधि होने की संभावना है। 1880 से 2020 के रिकॉर्ड में 7 सबसे गर्म वर्ष 2014 के बाद हुए हैं। महासागरों ने 1971 और 2010 के बीच ग्रह द्वारा प्राप्त की गई 90% ऊष्मा को सोख लिया है। औद्योगिक क्रांति से पहले महासागर वास्तव में कार्बन का स्रोत थे, लेकिन अब वातावरण में भारी मात्रा में CO2 होने से उन्होंने गैस को अवशोषित करना शुरू कर दिया है। पिछली सदी में वैश्विक समुद्र का स्तर लगभग 20 सेंटीमीटर बढ़ा। पिछले 2 दशकों में वृद्धि की दर पिछली सदी की तुलना में लगभग दुगनी है। प्रति मिलियन 416 भागों में हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता मानव इतिहास में सबसे अधिक है। वर्तमान पथ पर जलवायु परिवर्तन से हमें सदी के मध्य तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 11 से 14% खर्च करना पड़ सकता है। उष्ण कटिबंधीय वन कार्बन के भंडारण में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी हैं, जो सबसे खराब जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों को रोकने के लिए आवश्यक शमन कार्रवाई का कम से कम 1/3 प्रदान करते हैं।
प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटन मीथेन 25% से अधिक वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। वायुमंडल में छोड़े जाने के बाद 20 वर्षों के दौरान इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है। आगामी परीक्षाओं की जानकारी दे रही हैं दीपमाला। एग्जाम कैलेंडर। यूपीएससी आरटी परीक्षा 9 अक्टूबर 2022 को आयोजित की जाएगी। भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा 2022 20 नवंबर को आयोजित की जाएगी। एसओ स्टेनो जीडीबी और जीडी1 के लिए एलडीसीई की परीक्षा 13 सितंबर और दिसंबर 10 तारीख को आयोजित की जाएगी। पिछले अंक में पूछे गए सवाल का बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन विनर है अमित कुमार यूपी से। और अब आज का सवाल जो हमारी एक्सपर्ट पूछेंगी आप सबों से, और जिसका सही जवाब देने पे आपको मिलेगा ई सर्टिफिकेट। मेरा सवाल है कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन कब आया? इस सवाल का आप जल्द से जल्द हमें जवाब भेज दें। इसके साथ ही हमारा आज का अभ्यास कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस बात को जहन में हमेशा रखें और अभ्यास रखें जारी। आपके बहुमूल्य ओपिनियन यानी कि फीडबैक का हम करेंगे इंतजार। इस बार आप साइकोलॉजी विषय पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। आपके सवाल हमें मिल जाने चाहिए अक्टूबर 5 तक। और अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय इसी चैनल पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे और साथ में हमारी आज की मेहमान ममता पठानिया को दे इजाजत। नमस्कार।